Hello everyone, welcome to Nurture Classes. I am Anjali, your biology mentor. Today will be your third lecture of life process. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो आज हम कवर करने वाले हैं सेलिवरी ग्लैंड, फिर हम लोग फेरिंक्स पढ़ेंगे, देन एसोफेगस, स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियाज एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो सेलिवरी ग्लैंड क्या होता है? इन माउथ द 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर फॉलोज। तो अब माउथ के अंदर ना 3 पेयर होता है सेलिवरी ग्लैंड के। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि ये जो सेलिवरी ग्लैंड है यही रिलीज करते हैं क्या? सलाइवा रिलीज करते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो कान के पास से यहाँ चीक एरिया के पास जो होता है प्रेजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद हमारे टंग के नीचे एक और प्रेजेंट होता है ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो हमारा लोअर जॉ है वहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों जो हैं, ये तीनों, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड। और ये क्या रिलीज करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं सलाइवा। तो ये तीनों का सेक्रेशन क्या है? तो इन तीनों का सेक्रेशन है सलाइवा। और ये जो सलाइवा है इसी के अंदर होता है सेलिवरी एमिलेज। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो सेलिवरी एमिलेज। ठीक है, तो सलाइवा क्या कंटेन करता है? तो सलाइवा कंटेन करता है सेलिवरी एमिलेज। और ये जो सेलिवरी एमिलेज है ये क्या करता है? तो ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को माउथ में। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा भी था कि जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता था? तो यही सेलिवरी एमिलेज करता था। तो सेलिवरी एमिलेज जो है वो तोड़ेगा किसको? स्टार्च को। स्टार्च को ये क्या करने वाला है? तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, मतलब तोड़ेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा और उसको कैची में चेंज करेगा, माल्टोज में तोड़ेगा। तो ये क्या है माल्टोज? तो ये जो स्टार्च है ना ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इसको क्या कर रहा है? तो सिंपल फॉर्म में तोड़ रहा है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है और माल्टोज जो है वो क्या है? सिंपल शुगर है। हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा है कि डाइजेशन का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ में क्या करना? तोड़ना। और तब तक तोड़ना जब तक वो सबसे छोटे फॉर्म में ना आ जाए, सॉल्युबल फॉर्म में ना आ जाए, कि वो क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। तो अभी माउथ में सबसे पहले क्या चीज़ का डाइजेशन हुआ है? तो माउथ में सबसे पहले डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि क्या है? स्टार्च। जिसको किसने किया? तो सेलिवरी एमिलेज का जो सेक्रेशन है, ठीक है, सलाइवा, उसके अंदर एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिवरी एमिलेज। और उसके एक्शन से स्टार्च जो है वो क्या कहते हैं, क्या चीज़ में टूटा? माल्टोज में टूटा। और ये जो माल्टोज है ये क्या है? तो ये सिंपल शुगर है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद खाना क्या होगा? अब माउथ में क्या हुआ? हमने फूड को अपने माउथ के अंदर लिया, ठीक है, टीथ ने उसे क्या किया? ग्राइंड किया, टंग मदद किया उसको सलाइवा को कोटिंग करने में, सेलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा रिलीज किए। और जब सलाइवा रिलीज हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट था? तो उसमें सेलिवरी एमिलेज प्रेजेंट थे, जिसने कार्बोहाइड्रेट को, मतलब स्टार्च को, क्या चीज़ में तोड़ा? तो उसको तोड़ा माल्टोज में, जो कि क्या है? सिंपल शुगर है। ठीक है, तो उसको सिंपल शुगर में क्या कर दिया? उसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या होगा? अब जो खाना है, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि खाना जो है माउथ के अंदर अपना फॉर्म चेंज कर देता है। उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अब ये कहाँ जाने वाला है? तो अब ये जाएगा फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स इज वाई शेप ट्यूब। तो फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स जो होता है वो वाई शेप का ना ट्यूब होता है, जो कि अटैच्ड होता है एंड ऑफ द माउथ। तो माउथ के ना एंड में प्रेजेंट होता है, उससे अटैच्ड होता है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड दोनों के लिए ना कॉमन पैसेज है। ठीक है, इंटरलिंक नासल कैविटी टू लैरिंग्स। नासल कैविटी जो होता है उसको लैरिंग से कनेक्ट करता है, और बकल कैविटी को किससे कनेक्ट करता है? इसोफेगस से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है? नेसल कैविटी। तो नेसल कैविटी को जो फेरिंग्स है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? आगे जाके यहाँ कनेक्ट करेगा, किससे? लैरिंग से कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो नेसल कैविटी है ये आगे जाएगा। ठीक है, ये आगे जा रहा है, यहाँ पे आगे की तरफ क्या है? ये ट्रैकिया, यहाँ पे आगे की तरफ ट्रैकिया है।
तो जो नेसल कैविटी है ये यहाँ पे वाई शेप का दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो नेसल कैविटी है वो पहले फेरिंग्स में यहाँ पे लिंक हुआ, ठीक है, नेसल कैविटी, और फिर ये जो नेसल कैविटी से फिर ये कहाँ गया, यहाँ लैरिंग्स में गया, इस वाले रीजन में गया, इसको क्या बोल रहे हैं हम, लैरिंग्स बोल रहे हैं। अब अगर हम ओरल कैविटी का बात करें यहाँ पे, तो ये ओरल कैविटी है। अब ये जो ओरल कैविटी है, ठीक है, तो ये ओरल कैविटी को भी यहाँ पे दोनों का कॉमन पैसेज, यहाँ नेसल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों का कॉमन पैसेज क्या है, तो ये फेरिंग्स ही है, ठीक है, ये फेरिंग्स के ना पार्ट है, ये हमें नहीं पढ़ना, तो ये क्या है, फेरिंग्स ही है। तो नेसल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों एक जगह पे आके कनेक्ट हो रहे हैं, एक जगह पे इनका एक कॉमन पैसेज है, उस कॉमन पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये नेसल कैविटी को फेरिंग्स जो होता है आगे कनेक्ट कर देता है लैरिंग्स से, और जो ओरल कैविटी है इसको आगे कनेक्ट करता है, यहाँ पीछे से एक पाइप जा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इसोफेगस से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन पैसेज हो गया लैरिंग्स। पूछता भी इसलिए दिमाग में रखना है कि जो नेसल कैविटी हो गया मतलब और जो ओरल कैविटी है दोनों का जो ओपनिंग है वो एक जगह पे होता है, दोनों का कॉमन पैसेज क्या है, तो वो फेरिंग्स है। फिर आगे जाके फेरिंग्स जो है वो नेसल कैविटी को कनेक्ट कर देता है लैरिंग्स से, और जो ओरल कैविटी है उसको कनेक्ट कर देता है इसोफेगस से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग रिस्पिरेशन के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। और ये जो भी हम लोग खाना खाएं, ठीक है, वो खाना जो है वो बोलस माउथ से अब कहाँ जाएगा, तो माउथ से वो अब जाएगा फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, तो फेरिंग्स से वो जाएगा इसोफेगस में। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। माउथ में हमने उसे खाने को चबाया, वहाँ पे उसका केमिकल डाइजेशन हुआ सैलिवरी एमिलेज से, फिर वो बोलस फॉर्म में आया, बोलस फॉर्म से वो कहाँ गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स क्या था, तो कॉमन पैसेज था नेसल कैविटी के लिए भी और ओरल कैविटी के लिए भी। फिर वो वहाँ से कहाँ जाएगा, तो वो वहाँ से जाएगा इसोफेगस के अंदर, ठीक है। अब जब इसोफेगस के अंदर गया है बोलस, ठीक है, तो वो नीचे मूव करेगा। अब जब वो नीचे मूव कर रहा है ना, जो हमारे गर्दन से वो नीचे से उतरता है ना, इसोफेगस जो पाइप के अंदर होता है, तो वहाँ पे एक मूवमेंट करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस इज अ स्लो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, हमने 9th में पढ़ा होगा कि 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब हम अपने विल से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, जैसे कि अपने हाथ वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, जैसे अभी हम अपना हाथ मूव कर रहे थे, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है ये एक स्लो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है जो कि स्मूथ मसल्स करवाता है, ठीक है। और ये खाने को आगे मूव कराता है, कहाँ तक पहुँचाता है, तो स्टमक तक पहुँचाता है, ठीक है। ये जो बोलस है ना, इसको मूव कराता है इसोफेगस से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पुश करता है, और कहाँ पहुँचाता है, तो स्टमक में पहुँचाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा खाना, ये इसोफेगस पाइप के अंदर आया। जब ये पाइप के अंदर आता है तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ये खाना जो है ना आगे पुश होगा। जब ये खाना आगे पुश होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये कहाँ पहुँचेगा, स्टमक के अंदर, यहाँ पे पहुँचेगा। ये खाना यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आगे बढ़ा, फिर रिलैक्स हुआ, फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये आगे इसको पुश किया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये अंदर जाएगा। तो इस तरह से ना ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और इसी प्रोसेस से ये जो खाना है वो कहाँ तक पहुँचता है, स्टमक तक पहुँचता है। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। अब है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक का क्या रोल है, अब खाना कहाँ आया, माउथ से खाना गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ गया, इसोफेगस में, इसोफेगस से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते करते कहाँ पहुँच गया, तो स्टमक में पहुँच गया। अब जब ये खाना स्टमक में पहुँच गया है, ये स्टमक क्या होता है, तो स्टमक क्या, ये जे शेप का ऑर्गन होता है, मस्कुलर बैग जैसा होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ, तो ये थोड़ा लेफ्ट एरिया में होता है, हमारे एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। चेस्ट कैविटी के नीचे जो रीजन होता है उसको एब्डोमेन रीजन कहते हैं, तो वो वहाँ पे थोड़े लेफ्ट साइड में होता है। और किसके नीचे होता है, तो डायफ्राम के नीचे होता है। ये इसके जो मस्कुलर वॉल होते हैं, अब ये जो जे शेप का जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टमक का, ये स्टमक का जो जे शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसके जो वॉल्स है ना,
तो इसके वॉल्स में क्या कहते हैं, ये दो तरह का, मतलब दो तरह से डाइजेशन करने में मदद करते हैं। एक होता है इसका मैकेनिकली कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, ये केमिकली करते हैं। तो मैकेनिकली कैसे करते हैं, तो ये चर्निंग करते हैं, मतलब फूड को क्या करते हैं ना, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप का जो स्ट्रक्चर है, तो ये इनका ना ऐसे मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन, ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से चर्निंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो फूड को क्या करते हैं ना, वो पूरी तरह से तोड़ देते हैं, तो उसमें मदद करते हैं, तो मैकेनिकली डाइजेशन में मदद करते हैं। अब केमिकल डाइजेशन किससे होता है, तो केमिकल डाइजेशन होता है इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ना, वो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, और वो जो जूस होते हैं ना उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि मदद करता है केमिकल डाइजेशन में। स्टमक जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी करते हैं, और प्रोसेस डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत वाइटल ऑर्गेन है क्योंकि ये स्टोरेज में भी मदद करते हैं, फूड को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। गिव अ प्रॉपर टाइम टू डाइजेस्ट अ फूड, और फूड को प्रॉपर टाइम भी देते हैं कि वो सही से क्या हो, डाइजेस्ट हो। तो स्टमक में हमने अभी क्या पढ़ा है कि स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, थोड़ा सा लेफ्ट रीजन में होता है, एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके जो मस्कुलर वॉल है वो क्या कहते हैं, वो मदद करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन में, और क्या चीज़ में मदद करते हैं, केमिकल डाइजेशन में मदद करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब उसमें मूवमेंट होता है और वो चर्निंग ऑफ फूड में मदद करता है। केमिकल डाइजेशन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उनके वॉल्स में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो वो क्या रिलीज करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, वो मदद करता है क्या चीज़ में, तो केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। तो ये जो केमिकल डाइजेशन है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना वो क्या करते हैं, रिलीजेज गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और ये इसी के मदद से केमिकल डाइजेशन होता है। अब उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें म्यूकस होता है, वो म्यूकस रिलीज करते हैं, और क्या करते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम, वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, तो पेप्सिन होता है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करते हैं। तो ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो ये जो स्टमक है, ठीक है, इसके जो वॉल्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो इसके वॉल्स है ये दो चीज़ में मदद किए ना। पहला क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करते हैं। दूसरा क्या है, केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन में भी क्या बताया, तो मैकेनिकल डाइजेशन में अभी हमने पढ़ा कि ये चर्निंग ऑफ फूड, और केमिकल डाइजेशन में क्या, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है उनमें तीन चीज होता है, कौन कौन होता है, म्यूकस, और क्या होता है, HCl एंड पेप्सिन। अब जो म्यूकस है वो क्या करता है, तो म्यूकस जो है ना वो HCl से बचाता है। म्यूकस जो होता है उसका सिक्रेशन से ना एक लाइनिंग बनाता है स्टमक के चारों तरफ, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करेगा। HCl क्या है, तो HCl जो है ना वो कर देगा एक एसिडिक मीडियम, HCl एक एसिड है तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा कि सही से डाइजेशन हो सके। और जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, तो पेप्सिन जो है वो डाइजेशन करेगा क्या चीज़ का, तो प्रोटीन का। तो पेप्सिन जो है वो क्या चीज़ का डाइजेशन करने वाला है, तो पेप्सिन जो है वो डाइजेशन करेगा प्रोटीन का, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। और ये जो म्यूकस है ये क्या करता है, तो म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl।
तो ये HCl जो है उससे बचाता है स्टमक के लाइनिंग को। तो यहाँ तक समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे, द स्टमक हैज 3 मस्कुलर लेयर्स, अभी बताया, जो कि चर्निंग में मदद करते हैं, मिक्सिंग में मदद करते हैं फूड का। दिस प्रोसेस टर्न द फूड इनटू थिक पेस्ट। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टमक में जो फूड होते हैं ना, वो अपना फॉर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो काइम के फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में आते हैं, तो काइम के फॉर्म में आते हैं। तो ये काइम के फॉर्म में जब आते हैं तो ये फिर आगे ये जाते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वो वहाँ पे किस फॉर्म में आते हैं, तो वो काइल के फॉर्म में आते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि माउथ में बोलस, ठीक है, स्टमक में काइम और स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें 3 चीज़ होता है, एक म्यूकस होता है, HCl होता है और पेप्सिन होता है। म्यूकस जो है वो बचाता है स्टमक के लाइनिंग को, क्या चीज़ से, HCl से बचाता है। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है कि डाइजेशन हो सके किसका, प्रोटीन का, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, पेप्सिन क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो उसको क्या करता है, तोड़ता है। अब पेप्सिन ना पहले पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पेप्सिनोजेन जो है ना वो इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, HCl चाहिए। HCl जब इस पे एक्ट करता है तो फिर ये इसको चेंज करता है पेप्सिन में। अब ये जो पेप्सिन है ये हो गया एक्टिव, पहले ये इनएक्टिव था, ठीक है। इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए था HCl। जैसे ही HCl आया तो ये क्या हो गया, एक्टिव। जैसे क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, उनके दोस्त नहीं आया तो बहुत उदास है, पर जैसे ही उनके दोस्त आ जाते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बदमाशी करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही पेप्सिनोजेन जो है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही उसका दोस्त HCl आया तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। प्रोटीन को ये क्या करेगा, तोड़ेगा आगे, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ये सब में तोड़ेगा इसको पेप्सिन। बट अभी भी पूरी तरह से प्रोटीन नहीं टूटा, ये आगे जाके और टूटेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट माउथ में टूटा था ना, तो वहाँ पे सिर्फ 30% उसका डाइजेशन हुआ था, अभी और भी डाइजेशन होना बाकी है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था, होगा, ठीक है। तो माउथ में सबसे पहले क्या चीज़ का डाइजेशन हुआ, तो सबसे पहले माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, और वहाँ पे डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का। एंड देन उसके बाद स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा है, तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। याद रखना कि पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कहाँ करता है, तो स्टमक में करता है। और जो HCl है ना, ठीक है, ये और क्या करता है, तो HCl जो है ना वो किल करता है स्टमक के अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह जो भी प्रेजेंट है ना, अगर वो आ गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इंटर कर गए हैं, तो उसको ये किल करने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्यों ज़रूरी है, तो ये डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को, जो भी बैक्टीरिया हमारे गट में आ गए हैं उसको, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन एंड द प्लांट फाइबर्स, ठीक है, उसको उसमें भी मदद करता है, क्योंकि ये एक्टिव करता है किसको, ये एक्टिव करता है पेप्सिन को। तो पेप्सिनोजेन को मतलब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव करता है, तब वो बन जाता है पेप्सिन, और फिर वो मदद करता है क्या चीज़ में, डाइजेशन में, प्रोटीन्स के। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि स्टमक में हमने क्या पढ़ा, कि स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो उसके वॉल्स में प्रेजेंट है वो उसको रिलीज कर रहे हैं, उसमें म्यूकस था, और क्या था, HCl था एंड पेप्सिन था। पेप्सिन जो है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में था, उसको एक्टिव किया किसने, एक्टिव किया, तो उसको एक्टिव किया HCl ने। जब HCl ने उसको एक्टिव किया तो वो बन गया पेप्सिन, ठीक है, और फिर उसने प्रोटीन का क्या किया, डाइजेशन किया। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो पेप्सिनोजेन को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, और क्या कर रहा है, तो वो किल कर रहा है अगर जो भी स्टमक के अंदर बैक्टीरिया आ रहे हैं उसको। तो अगर HCl का रोल पूछे तो आप ये 3 पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं। म्यूकस का क्या काम है, तो HCl जो होता है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हमारे स्टमक को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो उससे कौन बचाता है, तो उससे बचाता है म्यूकस, जो कि एक लाइनिंग बनाता है स्टमक के चारों तरफ, और वो प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ ध्यान देंगे कि वही म्यूकस है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, लाइनिंग को, डैमेज से बचाता है। अब जो खाना है, ठीक है,
वो स्टमक में ना एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, वो काइम के फॉर्म में आगे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, तो वहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा होता है। उस स्पिंक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो यहाँ है ना, ये जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टमक के इस रीजन को ना पाइलोरस कहते हैं। तो इस रीजन को पाइलोरस कहते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ना एक क्या कहते हैं, स्पिंक्टर होता है। वो मसल के रिंग्स होते हैं जो कि मदद करते हैं ना ओपनिंग और क्लोजिंग में ट्यूब के। तो उसको स्पिंक्टर कहते हैं। कि ऐसा हो सकता है ना कि इसमें से जो भी कंटेंट है वो आगे चला जाए या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ इसमें आ जाए, तो इसीलिए इसको ओपन और क्लोज करना ज़रूरी है। तो इसको ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ जो ट्यूब है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक स्पिंक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। यहाँ पे प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, उनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वो क्या चीज़ में मदद कर रहे हैं, ब्रेक डाउन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग कैटलिस्ट बोल रहे हैं। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को क्या चीज़ में, सिंपल फूड में। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। सलाइवा जो है इसको एंटीसेप्टिक भी कहते हैं क्योंकि ये किल करता है किसको, जर्म्स को, बैक्टीरियाज वगैरह को किल करता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइजोजाइम, जो कि क्या कहते हैं, किल करता है बैक्टीरिया वगैरह को। इसलिए हम सलाइवा को एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो मैन में स्टार्ट होता है। कहाँ से, स्टमक में। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से शुरू होता है। और क्या कहते हैं, प्रोटीन का किससे होता है, तो प्रोटीन का शुरू होता है स्टमक से। द बकल कैविटी देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक से, माउथ से नहीं होता था। माउथ में कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट था क्या जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता, तो नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं था। सलाइवा में कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स उनको कहते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया, तो पेप्सिन को हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या डाइजेस्ट करते हैं, तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। एसिडिटी क्या होता है, जब एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है HCl का। HCl का जब हमारे स्टमक में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, तो वो डैमेज करता है, ठीक है, वो डैमेज करता है स्टमक के लाइनिंग को। और वहाँ पे एक वल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो खुल जाता है। जो स्टमक जहाँ से हमारा प्रेजेंट होता है, इसोफेगस जो होता है ना, ऐसे जो यहाँ पे इसोफेगस होता है, उसके बाद जो हमारा यहाँ से स्टमक शुरू होता है, तो यहाँ पे एक वल्व प्रेजेंट होता है। इसलिए तो अगर हम आपको उल्टा कर दे तो स्टमक का कंटेंट क्या आपके मुंह से बाहर निकल जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना एक वल्व, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ना स्टमक का जो कंटेंट है ना उसको इसोफेगस में नहीं आने देता, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता ना, अगर किसी को भी उल्टा कर दे तो स्टमक का कंटेंट बाहर आ जाता, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट जब उल्टी वगैरह होता है तो स्टमक में का जो भी कंटेंट होता है हमारे स्टमक का, वो कहाँ आता है, माउथ से बाहर निकलता है, वोमिटिंग होता है। तो वहाँ पे ना वो स्फिंक्टर जो है वो खुल जाता है, ठीक है। तो जब एसिडिटी होता है ना, तो वो जो HCl है ना वो इसोफेगस से ऊपर जाता है और तब हमें ना हार्ट बर्न जैसा फीलिंग होता है। तो वो जो HCl है ना वो ज़्यादा उसका सेक्रेशन हो रहा है, ज़्यादा सेक्रेशन होने की वजह से वो इसोफेगस पाइप तक चला गया है। तो फिर वहाँ पे जब जाता है ना तो फीलिंग होता है क्या चीज़ का, हार्ट बर्न का फीलिंग होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टमक में जो फूड है वो किस फॉर्म में था, स्टमक में जो फूड है वो काइम के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। माउथ से डाइजेशन हुआ, माउथ में क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। माउथ में बोलस फॉर्म में था, स्टमक में किस फॉर्म में आ गया, काइम फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये काइम फॉर्म में आ गया तो ये आगे कहाँ जाएगा, तो ये आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पहला रीजन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम ये पहला पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का।
तो ये जो काइम है ना वो कहाँ आएगा, तो ये डिओडेनम में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पहुंचेगा, आगे जाएगा। जब यहाँ ये आगे जाएगा तो यहाँ पे ना अब आएगा लीवर का सिक्रेशन और पैनक्रियाज का सिक्रेशन। ये क्या है, तो ये है लीवर, ठीक है, और ये क्या है, तो ये पैनक्रिया। तो पैनक्रियाज और लीवर का सिक्रेशन अब आने वाला है कहाँ, डिओडेनम में आने वाला है। अब ये काइम जो है वो कहाँ पहुंच गया है, डिओडेनम में पहुंच गया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। ये डिओडेनम जो है ना ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ना पहला पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट में अभी क्या पहुंचा है, ये काइम पहुंचा है। तो जब ये काइम यहाँ पहुंचा है तो लिवर का सेक्रेशन आएगा, पैनक्रियाज का सेक्रेशन आएगा। तो लिवर क्या सेक्रेट करेगा, तो लिवर सेक्रेट करेगा बाइल जूस। तो लिवर क्या सेक्रेट करने वाला है, तो लिवर का सेक्रेशन है बाइल जूस। और ये बाइल जूस को ना स्टोर कौन करता है, तो बाइल जूस को स्टोर करता है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और ये जो गॉल ब्लैडर है ना ये क्या करता है, तो ये करता है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। और ये स्टोर करता है बाइल जूस को और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। तो लीवर में बना बाइल जूस, ठीक है, और जब ये बाइल जूस लीवर में बना ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और जब गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है देन ये पहुंचता है कहाँ, तो ये पहुंचता है डिओडेनम में। और पैनक्रियाज भी उसी समय अपना सेक्रेशन भेजता है। तो ये दोनों का दोनों जो सेक्रेशन है ना ये एक ही पाइप से होके आता है। यहाँ पे ये जो लीवर का सेक्रेशन है और ये जो यहाँ पे ये जो पाइप दिख रहा है ये आगे जाके ये जो पैनक्रियाज का सेक्रेशन है उससे यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे अपना सेक्रेशन को रिलीज करता है, ठीक है। ये जो लीवर है अपना सेक्रेशन क्या था, इसका बाइल जूस, और ये पैनक्रियाज का सेक्रेशन क्या होगा, तो पैनक्रियाटिक जूस होगा। पैनक्रियाज क्या सेक्रेट करने वाला है, तो ये सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब ये दोनों का सेक्रेशन कहाँ आएगा, डिओडेनम में आएगा। और ये क्या करेगा, मदद करेगा क्या चीज में, डाइजेशन में मदद करने वाला है, ठीक है। तो लिवर सेक्रेट क्या कर रहा है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, ये सेक्रेट कर रहा है बाइल। अब ये जो बाइल है ना, ये जो बाइल जूस है जिसको लिवर क्या कर रहा है, सेक्रेट कर रहा है, इसके अंदर दो चीज होता है। पहला क्या है, तो पहला है इसके अंदर बाइल पिगमेंट और दूसरा बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट का क्या काम है, तो बाइल पिगमेंट का काम है कि ये कलर देता है, ठीक है। कैसा कलर देता है, तो येलो कलर देता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है ये क्या है, तो बिलीरुबिन जो है ये येलो कलर का पिगमेंट है। बिलीरुबिन क्या है, तो येलो कलर का पिगमेंट है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको येलो कलर देता है। इसलिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो कैसा दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो बाइल पिगमेंट की वजह से। और बाइल पिगमेंट कौन सा पिगमेंट, तो बिलीरुबिन की वजह से दिखाई देता है। ये येलो कलर का पिगमेंट है। और जो बाइल सॉल्ट है, ये बाइल सॉल्ट का क्या काम है, तो बाइल सॉल्ट ना ये मदद करते हैं इमल्सिफिकेशन में। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ना कि बड़े बड़े अगर कोई चीज का टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो ये इमल्सिफिकेशन करते हैं क्या चीज का, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। फैट को क्या करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं। फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये बाइल सॉल्ट तोड़ते हैं क्या चीज में, फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं।
क्या चीज में तोड़ते हैं? तो फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं। तो फैट के बड़े बड़े टुकड़े, फैट का डाइजेशन अभी कहीं नहीं हुआ है, माउथ में हुआ थोड़ा सा 30% डाइजेशन हुआ क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ? तो स्टमक में डाइजेशन हुआ प्रोटीन का। क्या फैट का कहीं पे भी कोई भी डाइजेशन हुआ है? तो नहीं। तो ये डाइजेशन नहीं कर रहे। अभी क्वेश्चन भी आता है, क्या बाइल एक एंजाइम है? तो नहीं, बाइल एक एंजाइम नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ये डाइजेशन नहीं कर रहा, ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, ये बस क्या कर रहा है ना कि बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे तोड़ दे रहा है कि ना लाइपेज मतलब एक एंजाइम है, अभी हम पढ़ाएंगे आगे, कि वो क्या कर सके, इसको आराम से डाइजेस्ट कर सके, आराम से कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ सके। तो ये जो बाइल है वो क्या कर रहा है? तो फैट के ग्लोब्यूल्स को फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहा है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जो है ना अभी फैट के, उसको वो तोड़ रहा है छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में, कि उस पर जब एंजाइम आएगा तो आराम से उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो ये उसका क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ये लाइपेज जो एंजाइम है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसका वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है कि हम तुम्हारा हेल्प कर दिए, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे में तोड़ दिए, अब तुम आओ उसको आराम से क्या करो, डाइजेस्ट करो। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस में क्या होता है? तो बाइल पिगमेंट होता है और बाइल सॉल्ट होता है। बाइल पिगमेंट जो होता है वो क्या कंटेन करता है? बिलीरुबिन, जो कि किस कलर का पिगमेंट होता है? येलो पिगमेंट होता है। बाइल सॉल्ट जो होता है वो क्या चीज में मदद करता है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। बाइल कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफिकेशन में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफिकेशन में मदद कर रहा है। ये फैट ग्लोब्यूल्स को जो है वो बाइल सॉल्ट क्या चीज में तोड़ रहा है? तो वो इसको तोड़ रहा है फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है? तो फैट के ना ये ग्लोब्यूल्स है, इसका इमल्सिफिकेशन हुआ, कौन आया? बाइल सॉल्ट आया और इसको फिर तोड़ दिया। तो क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ दिया क्या चीज में तोड़ा? तो इसको तोड़ा, देखो यहाँ पे छोटे छोटे फैट के टुकड़े हैं ना ऐसे छोटे छोटे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैट के ड्रॉपलेट्स। तो अगर पूछा जाए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, कौन करता है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि बाइल सॉल्ट करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और उसमें होता क्या है? तो फैट के जो ग्लोब्यूल्स है वो टूटते हैं फैट के ड्रॉपलेट्स में, मतलब बड़े टुकड़े टूट जाते हैं छोटे टुकड़े में, कि जो क्या कहते हैं एंजाइम है वो आराम से क्या कर सके? डाइजेशन कर सके। ठीक है। पैनक्रियाज, तो लिवर का सेक्रेशन समझ में आया कि लिवर का सेक्रेशन बाइल क्या करता है। अब पैनक्रियाज का सेक्रेशन क्या करता है? तो पैनक्रियाज का जो सेक्रेशन है, ठीक है, जो कि अभी कहाँ पहुंचा है? डिओडेनम में पहुंचा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर ना तीन चीजें, क्या क्या है उसके अंदर? लाइपेज, पहला एंजाइम लाइपेज, ठीक है, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा एमाइलेज। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? तो जो लाइपेज है ना, ये क्या करेगा? तो लाइपेज करेगा फैट का डाइजेशन। फैट का डाइजेशन कौन करेगा? तो लाइपेज करेगा। लाइपेज क्या कर रहा है? डाइजेस्ट फैट। और ये जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है जैसे पेप्सिन था वैसे ये क्या है? ट्रिप्सिन है। तो पेप्सिन क्या कर रहा था? उसमें SIN लगा हुआ था ना, याद हम लोग इजीली याद कर सकते हैं कि पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। वैसे ही ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन कर रहा है? तो ट्रिप्सिन डाइजेशन कर रहा है प्रोटीन का। प्रोटीन क्या पूरी तरह से टूट गया था? नहीं ना, उसका आगे भी डाइजेशन होने वाला है, तो ये डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन का। और कार्बोहाइड्रेट भी तो पूरी तरह से नहीं टूटा था, तो फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा? तो पैनक्रियाटिक एमिलेज। तो पैनक्रियाटिक एमिलेज जो है वो किसको डाइजेस्ट करते हैं? तो ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ये किसको डाइजेस्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो लाइपेज होता है, और क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, और क्या होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है।
ये जो लाइपेज है ये किसको डाइजेस्ट करता है, तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो किसको करेगा, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पैनक्रियाटिक एमिलेज है वो किसको करेगा, तो वो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को। अभी लीवर का जो सेक्रेशन था वो भी तो डिओडेनम में आया था, वो भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था। तो वो क्या किया था, वो बस फैट को नहीं इमल्सीफाई किया था, डाइजेशन नहीं किया था, वो एंजाइम नहीं है, वो बस फैट को इमल्सीफाई कर दिया, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ दिया फैट के ड्रॉपलेट्स में। अब ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स में टूट गया है ना, अब इसको डाइजेस्ट करना ना थोड़ा इजी हो गया है। तो लाइपेज आया और उसको क्या किया, फैट को डाइजेस्ट किया। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है, जो प्रोटीन पूरी तरह से तो भी नहीं डाइजेस्ट हुआ है, अभी और प्रोटीन जो है उनको और सिंपल में तोड़ना है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कौन कर रहा है, तो पैनक्रियाटिक एमिलेज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ना पैनक्रियाज जो होते हैं ना, वो कुछ हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हुआ। इसके बारे में ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोग पढ़ेंगे। पैनक्रियाज जो होता है ना वो मिक्स ग्लैंड होता है, तो वो जो होता है ना वो डाइजेस्टिव जूस तो सेक्रेट कर ही रहा है, वो हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब खाना जो है वो कहाँ पहुंचा हुआ है, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा हुआ है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, तो यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है, जो क्या कहते हैं स्टमक में काइम के फॉर्म में थे, वो यहाँ पहुँचेंगे, और जब यहाँ पहुँचेंगे और इन पे जब सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो वो अपना फॉर्म चेंज करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काइल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। अब सबसे पहला पार्ट कौन है उसका, तो डिओडेनम है, उसके बाद क्या है, जेजुनम है, और क्या है, इलियम है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो डिओडेनम, देन क्या होता है, जेजुनम, और फिर क्या होता है, इलियम होता है। ये यहाँ पे ऐसे यहाँ आ रहा होगा जहाँ से ये शुरू हुआ होगा स्टमक के बाद। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये है डिओडेनम। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये है जेजुनम, और उसके बाद यहाँ पे ये रीजन जो है तो हम लोग बोलते हैं इलियम। ठीक है, तो डिओडेनम रीजन में क्या हुआ, लिवर का सेक्रेशन आया था, और किसका सेक्रेशन आया था, पैनक्रियाज का सेक्रेशन आया था। लिवर का सेक्रेशन इमल्सिफिकेशन किया, पैनक्रियाज का सेक्रेशन क्या किया, क्या कहते हैं, ये प्रोटीन को तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, फैट को तोड़ा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ना अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलेगा तुम लोग का काम हो गया ना, लिवर पैनक्रियाज तुमने अपना काम कर दिया, अब मैं भी अपना क्या करूंगा, जूस रिलीज करूंगा। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है ना वो अपना जूस रिलीज करता है, बोलता है अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइनल डाइजेशन करूंगा, पूरी तरह से सबको अब तोड़ दूंगा सबसे छोटे फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, कि आराम से वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है, जो कि प्रेजेंट होता है, भी कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो था वो मस्कुलर वॉल्स में प्रेजेंट था, तो वैसे ही इसके वॉल्स में प्रेजेंट होता है क्या, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, तो वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस बोलेंगे। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज कर रहे हैं, तो वो रिलीज कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस रिलीज कर रहे हैं। अब जो उसके वॉल्स में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, वो जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज कर रहे हैं वो क्या चीज़ में मदद करता है, तो ये मदद करता है फाइनल डाइजेशन में। क्या चीज़ में मदद करता है, तो फाइनल डाइजेशन में करता है मदद। तो और तोड़ता है, किसको तोड़ता है, तो ये तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को सबसे सिंपल, सबसे छोटे फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और प्रोटीन को तोड़ता है ये एमिनो एसिड में।
अब ये ना सबसे सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में आ गया, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में आ गया है। अब ये सबसे सिंपल फॉर्म में आ गया, सबसे सॉल्युबल फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, अब क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब कहाँ होगा, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है अभी कहाँ, डिओडेनम में प्रेजेंट है ना। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ना, ये इनको हम लोग बोलते हैं विलाई। और ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो अभी सबसे सिंपल फॉर्म में टूट चुका है ना फूड, उसको वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके उसको कहाँ पहुँचाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाएंगे। अब ये सबसे सिंपल फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे, सेल्स तक जाएंगे, फिर वहाँ रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेंगे, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी बनेगा। तो विलाई क्या कर रहा है, तो विलाई है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये इन्हांस करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये इस तरह से होते हैं ना कि अगर किसी हम थ्रेड को ऐसे ऐसे करें, ठीक है, इस तरह से, तो वो कम जगह लेंगे, और उसको ऐसे फैला देंगे तो ये ज़्यादा जगह लेंगे। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना फिंगर लाइक, उसकी वजह से ना ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एब्जॉर्प्शन कर सके। तो ये जो फिंगर लाइक जो ये प्रोजेक्शन है, ये क्या कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करके फिर ये कहाँ पहुँचाएंगे, उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाएंगे कि सारे सेल्स तक पहुँचे, और सेल्स तक पहुँचेगा तो वहाँ सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, और ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी बनाएगा एटीपी के फॉर्म में, जो कि हम लोग रिस्पायरेशन में डिस्कस करेंगे। अब लार्ज इंस्टेंटाइन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।